वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज देखने वाले। सब्जेक्ट बीसी के सीए फाउंडेशन कोर्स। फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन का मतलब क्या? इट इज एन एक्सपेंस दैट इज सपोज टू रिफ्लेक्ट इन द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट? नो, एब्सोल्युटली नो। Combination of two or more entity that occurs when the entity transfer all their shares net asset to a newly created entity. Correct. Potential liability arising from past transaction और subsequent, ये तो liability का है तो ये भी नहीं है. And cost that can be attributed clearly to an activity. Yes, consolidation मतलब combination of two or more entities that occurs when the entity transfer all their net asset to a newly created entity. A portion after tax profit is paid to the owners in return of their investment. तो इसका आंसर है डिविडेंड। करेक्ट। ये एक्सपेंस क्या है? आफ्टर एक्सपेंस बोला है ना। टैक्स प्रॉफिट मतलब आफ्टर एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर होता है, डिफर्ड इनकम। सिंपल है, डिविडेंड है। डिविडेंड किसको मिलता है? ओनर। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। एंड शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। सिंपल। Which of the following statement are true? Brand equity refers to value of brand. Correct, this is right. Brand equity is based on the extent to which the brand is high brand loyalty, name awareness, perceived quality and strong product association. Correct, ये भी है brand, ये भी correct है. Brand equity includes an intangible asset such as patents, trademark and channel relationship. ये भी सही है, तो आंसर इसका रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मींट बाय B2B? B2B हम लोगों ने देखा है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। दो कॉन्सेप्ट देखे थे, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। तो अ मार्केटिंग एक्टिविटी डायरेक्टेड बाय वन बिजनेस टू अनदर, तो ये आंसर है इसका सी। अ बाइंग बिहेवियर दैट कंसर्न्स द प्रोसेस ऑफ बायर गो थ्रू when deciding whether or not to purchase goods and services. इसका क्या है डेफिनेशन? पहला ऑप्शन तो बाइंग बिहेवियर है, ठीक है, तो वो B2B नहीं है। कंपनीज बिजनेस मॉडल इज मैनेजमेंट स्टोरी लाइन फॉर हाउ द स्ट्रेटजी विल बी मनी मेकर, तो ये कंपनी का क्या हो गया? ये कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, तो ये भी नहीं है। सिर्फ अलग अलग डेफिनेशंस दे दिए, कभी क्या होता है आपको रिसेंबल हो जाता है, कभी याद आ जाता है यार ये डेफिनेशन तो पढ़ा है, इसका मतलब ही B2B है क्या? नहीं, B2B मतलब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को होने वाला मार्केटिंग एक्टिविटी या बिजनेस, दैट इज B2B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड, तो ये फोरकास्टिंग के बारे में तो बात कर रहा होगा। बाय एंटिसिपेटिंग व्हाट बायर आर लाइकली टू डू अंडर अ गिवन सेट ऑफ मार्केट तो ये फोरकास्टिंग होगा। तो भविष्य में कैसी डिमांड होगी, कैसे मार्केट कंडीशन होगी, कौन से प्रोडक्ट चलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। क्रॉस मार्केटिंग में क्या होता है कि वो बंदा अगर आपके पास मैगी लेने आया है तो आप उसको टोमेटो केचप भी दे दो साथ में, उसको बोलो कि मैगी के साथ टोमेटो केचप खाओगे तो अच्छा लगेगा, तो ये हो गया क्रॉस मार्केटिंग। मार्केट डेवलपमेंट मतलब क्या? एग्जिस्टिंग मार्केट में, मार्केट डेवलपमेंट मतलब नया कस्टमर बनाना। न्यू कस्टमर वो कैसे बनाएंगे? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बना लोगे या न्यू प्रोडक्ट से बना लोगे, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट के लिए नया मार्केट ढूंढना वो। इंटरनल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? खुद के एम्प्लॉयज के लिए जो मार्केटिंग करते हैं ओन एम्प्लॉयज के लिए, वो हो गया इंटरनल मार्केटिंग। तो अलग अलग डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट बाय बिजनेसेस दैट डिसाइड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर एफर्ट इज कॉल्ड एज नीच मार्केटिंग। नीच मार्केटिंग में क्या होता है कि अपन एकदम छोटे मार्केट पे फोकस करते हैं। जैसे मैगी ने आटा नूडल्स चालू किया, आटा नूडल्स में कोई आता है क्या? ज्यादा लोग नहीं, तो मैगी का ही नूडल्स रहते आटा, तो एकदम स्मॉल सेगमेंट में वो ऑपरेट कर रही है और प्रॉपरली, तो वहां पे और कोई दूसरा कंपटीशन भी नहीं है। मास मार्केटिंग में क्या होता है? हम लोग लार्ज पब्लिक एट लार्ज के लिए मार्केटिंग करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि मार्केट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके मार्केटिंग करना चाहिए। मतलब एज ग्रैप, जो एज है
0 to 20 एज है, 20 to 35 है, 35 to 60 एज है, इन सब की अलग अलग रहेगी। 0 to 20 में लोग चॉकलेट खाना प्रेफर करेंगे, इसमें नए कपड़े परफ्यूम लेना पसंद करेंगे, इसमें उनके अलग क्लोथ्स की डिमांड रहेगी। तो मार्केट सेगमेंटेशन ये एक एग्जांपल है। ऐसे अलग अलग लेवल पे, जैसे जेंडर बेस पे मार्केट को सेगमेंट कर सकते, कोई पर्टिकुलर प्लेस बेस्ड, जियोग्राफिक बेस्ड, अलग अलग बेस से मार्केट को सेगमेंट करता है। मार्केट पोजीशन मतलब क्या होता है कि आपका क्या पोजीशन है अभी मार्केट में, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू आवर कॉम्पिटिटर। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स रहते हैं, 10 स्टूडेंट में कोई नंबर 1 पे रहता है रैंक, कोई नंबर 2 रहता है, कोई 10 नंबर पे रहता है। सो दैट बिकम्स पोजीशन। तो कोई स्टूडेंट ए है, उसका क्या है, फर्स्ट पोजीशन। वैसे ही मार्केट में जो लीडर है, समझ लो आईटी सेक्टर में टीसीएस लीडर है, उसके बाद है इंफोसिस, उसके बाद है टेक महिंद्रा। तो इसका पोजीशन क्या हुआ, नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते। पर्सनल सेलिंग इज डन थ्रू, पर्सनल सेलिंग तो ये होगा ओरल कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग, जब आप किराना दुकान के पास जाते हो तो वो क्या आपको लिख के बेचता है क्या, कोई डॉक्यूमेंट बना के बेचता है क्या? वो तो क्या करता है कि उनके पास प्रोडक्ट आता है, आपको मार्केटिंग करता है, ये सर ये नया प्रोडक्ट है, आप ये ले लो। ऐसे टीवी और मीडिया से तो मास मार्केटिंग होगा। साइन लैंग्वेज से क्या होगा, ये तो एक लोगो वगैरह का पार्ट है, ब्रांडिंग का पार्ट है। तो पर्सनल सेलिंग क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। What is price sensitivity? Price sensitivity means the effect of change in price will have on customer। दो कॉन्सेप्ट है, प्राइस सेंसिटिविटी और प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का डिमांड पे इम्पैक्ट होता है और सेंसिटिविटी का कस्टमर पे इम्पैक्ट होता है। तो इसका आंसर तो ए है। बाकी के भी ऑप्शंस हम लोग देख लेते। चार्जिंग अ रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर शॉर्ट टर्म फॉर न्यू इनोवेटिव एंड मच इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, ये हो गया प्राइस स्कीमिंग। मलाई में से दूध में से मलाई निकालना जैसे। तो क्रीम कस्टमर से ज्यादा पैसे ले लो, फिर बाद में प्रोडक्ट को कम प्राइस में कर दो। जनरली मोबाइल, टेलीविजन, टेक्नोलॉजिकल जो चीजें रहते हैं इनोवेशन के, उसमें प्राइस स्कीमिंग होता है। तो क्या होता है, फर्स्ट इनिशियली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट जो होता है वो कंपनी जल्दी से रिकवर कर लेती है ऐसे इसमें, और उसके बाद वो प्रोडक्ट को नॉर्मल प्राइसिंग पे ला लेती है। A strategy involves setting a low price in order to discourage or deter potential new entrants। इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। प्रीएम्प्टिव प्राइसेस में प्राइस कम रखते हैं, तो जैसे ही प्राइस कम रहेगा तो नया कॉम्पिटिटर आ ही नहीं पाएगा। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फॉलोइंग इट्स ओन प्राइस। ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। व्हाट इज अ बुल मार्केट? बुल मतलब क्या होता है, बुल अपने सिंग से जो किसी को भी मारना है तो ऊपर उछाल उछाल के मारता है, और बियर क्या करता है, अपने किसी को मारना है तो नीचे दबा दबा के मारता है। तो उससे बुल और बियर ये वर्ड आया हुआ है। बुल मतलब क्या, ऊपर, बियर मतलब नीचे, ठीक है। अ मार्केट इन विच स्टॉक प्राइसेस आर इंक्रीजिंगली, तो करेक्ट है। डिक्रीजिंगली ये तो बियरिश है, अभी हम लोगों ने देखा बियरिश। अ मार्केट इन विच प्राइस आर स्टेबल, स्टेबल का कोई है नहीं। आंसर इज ए। कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड without affecting the next पीरियड विदाउट इफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट। ये तो बदला का डेफिनेशन है। बदला में क्या होता है ना, करंट एक्सपायरी या करंट सेटलमेंट पीरियड छोड़ के नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड के लिए। इसलिए क्या करना पड़ता है बदला के लिए, आपको एक तो बदला चार्जेस देना पड़ता है, बदला चार्जेस, और आपको रिवाइज्ड मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है, मार्जिन मनी। सो ये हो गया बदला। बीटा का क्या डेफिनेशन है? बीटा मतलब क्या होता है कि मार्केट अगर कितने परसेंटेज से बढ़ता है तो मेरा स्टॉक कितने परसेंट से चेंज होगा। वो रिस्पॉन्सिव ऑफ चेंज देखता है। मतलब मार्केट अगर 1% से बढ़ता है तो मेरा स्टॉक कितने परसेंट से बढ़ता है। ब्लू चिप्स कंपनी, ब्लू चिप्स कंपनी ऐसे कंपनीज होती है जो बहुत बड़ी कंपनीज है, वेल इस्टेब्लिश्ड है, अच्छा पैसा कमा रही है और अच्छा डिविडेंड दे रही है, तो वो हो गए ब्लू चिप्स स्टॉक।
नेक्स्ट है बास्केट ट्रेडिंग। बास्केट ट्रेडिंग में क्या करते हैं, आप जो एनएससी और बीएससी में जो टॉप 30 एनएससी निफ्टी 50 और सेंसेक्स के 30 शेयर्स में ही ट्रेड करते हो, तो जैसे मार्केट जाएगा वैसे आपकी कमाई होगी। तो बास्केट में क्या होता है कि अलग अलग तरह के वेराइटीज ऑफ स्टॉक रहते हैं, तो वो है बास्केट ट्रेडिंग। तो बदला में क्या होगा, बदला में आप वन सेटलमेंट पीरियड जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो अनदर सेटलमेंट पीरियड में, और आप क्या करते हो उसके लिए बदला चार्जेस देते हो और मार्जिन मेंटेन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिड इज अपोजिट ऑफ, ऑब्वियसली ऑफर है, ठीक है। ये कॉल इक्विटी कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ये कॉल जो है ये कॉल ऑप्शन नहीं है। कॉल मतलब क्या है, कंपनी अपने शेयर होल्डर से जो पैसा मांगती है ना पार्टली पेड के लिए, वो कॉल है। इक्विटी मतलब शेयर है, तो नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे तो सिंपल ऑप्शन है, आप इतना गेस मार के भी आस्क और ऑफर को कर सकते हो। नहीं तो सिंपल है। बिड मतलब क्या होता है, बिडिंग समझ लो। आप पुराने मूवीज देखते थे तो उसमें क्या होता था, घर की नीलामी एंड ऑल होता था, तो वहां पे वो बिड, बिड मतलब क्या होगा कि जो बोली लगाएगा ना कि मैं इतने में खरीदने को तैयार हूँ, वो बिडर हो गया, तो वो बिड हो गया। ऑफर कैसे समझोगे, आप मानसून ऑफर देखते हो या कहीं पे भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप क्या बोलते हो, यार वहां पे ऑफर चल रहा है। ऑफर चल रहा है मतलब वो बेचने के लिए तैयार है ये प्राइस पे। तो बिड मतलब क्या हो रहा है, खरीदना, और ऑफर मतलब बेचना। आस्क मतलब भी हम लोगों ने समझा था कि आस्क मतलब आस्किंग फॉर मनी इन कंसिडरेशन ऑफ देयर सिक्योरिटीज। तो ये है इसका आंसर, आस्क एंड ऑफर। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्टॉक दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट डिविडेंड्स एंड स्टेबल अर्निंग। ये तो राहुल द्रविड़ है ना, तो वो हो गया डिफेंसिव, डिफेंसिव स्टॉक इवन इन द पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। तो डिफेंसिव स्टॉक कैसे होते हैं, मार्केट कैसे भी रहो वो अपना परफॉर्मेंस हमेशा ही देता रहता है। हमने एक एग्जांपल सीखा था राहुल द्रविड़ का, पिच कितनी भी खराब रहो, कितना भी क्रिटिकल कंडीशन क्यों नहीं हो, राहुल द्रविड़ अपना बैटिंग करते ही रहता था, इसलिए वो डिफेंसिव इतना था, इसलिए उसका नाम क्या गिर गया, उनका नाम वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो कभी भी परफॉर्मेंस देते ही रहेंगे चाहे मार्केट अच्छा रहो या बुरा रहो। तो ये हो गए राहुल द्रविड़ वाले स्टॉक, डिफेंसिव स्टॉक। कैश बजट में कैश कितना आएगा कितना नहीं रहेगा। इनकम स्टॉक मतलब जो डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। लिस्टेड स्टॉक मतलब जो एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे 13 पे जाते। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड हम लोगों ने देखा था कि एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं, सब लोगों से पैसा जमा करके इन्वेस्ट करते। अ पूल ऑफ मनी मैनेज बाय एक्सपर्ट, ये तो पहले ही ऑप्शन सही दिख रहा है, एक बार आगे पढ़ लेते। बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज with the objective of improving their saving. So answer is A. A number of shares which are less than or greater than but not equal to बोर्ड साइज, ये तो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंपनीज फर्स्ट इशू ऑफ शेयर्स फॉर जनरल, ये है आईपीओ, विल बी रिड्यूस्ड। क्यों इसका आंसर रिड्यूस्ड है, बिकॉज रिस्क मतलब क्या होता है ना, जो हम लोगों को रिटर्न मिलना है उसमें लॉस होना या कम मिलना, दैट इज माई रिस्क, सो इट इज रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 17 is the very wide term that is used in context of financial agreement and contract acceptance। ठीक है, अकाउंट बैलेंस बैंक अकाउंट का बैलेंस है, एनुअली मतलब सेम पोर्शन ऑफ मनी एक लार्ज पीरियड के लिए सिमिलरली पे करना। आर्बिट्रेज मतलब एक मार्केट का, एक मार्केट में इन्वेस्ट करना और एक मार्केट में परचेस करना और दूसरे मार्केट में सेल करना, तो आर्बिट्रेज गेन होगा। तो आंसर इज एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अ कैप। कैप क्या होती है, लिमिट होती है, अपर कैप और लोअर कैप, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, अ कैप इज अ लिमिट, यही सही दिख रहा है, रेगुलेट्स द इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट एंड एडजस्टेबल रेट ऑफ मार्केट मॉर्गेज। करेक्ट है ये आंसर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपर और लोअर लिमिट में सेट करने का ही वो है। A cap is a total amount of cash that is present in bank account and can be withdrawn immediately। ये क्या हुआ, कैश रिजर्व हुआ था, कैश रिजर्व का डेफिनेशन। कैप इज अ सर्टिफिकेट ऑफ सेविंग डिपॉजिट दैट प्रोमिसेस द डिपॉजिटर सम ऑफ पे, ये है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ये है सर्टिफिकेट
एफडी का सर्टिफिकेट होता है ना, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट का डेफिनेशन। अ कैप इज अ लोन वेयर टाइम एंड कैश फ्लोज बीन इन शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन इज फिल्ड अप। ये हो गया ब्रिज फाइनेंस। अलग अलग डेफिनेशन दिए, ये चैप्टर की खासियत यही है कि आपको अलग अलग तरह के डेफिनेशन दे दिए है, बट आपको ध्यान में रहना चाहिए कैप मतलब अपर और लोअर लिमिट रहती है, जो कि जनरली इंटरेस्ट और शेयर मार्केट टर्म्स में ही यूज होती है। Question number 19. Negotiable instrument is that instruct a bank to pay particular amount from writers बैंक एंड रिसीवर। बैंक है तो ऑब्वियसली चेक ही रहेगा। हम लोगों ने चेक का भी डेफिनेशन देखा है, चेक इज एन इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू पे पर्टिकुलर मनी टू पर्टिकुलर पर्सन। ड्राफ्ट कंफ्यूज करने के लिए, ओवरड्राफ्ट कंफ्यूज करने के लिए, आरटीजीएस कंफ्यूज करने के लिए। व्हाट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? Anything that ranges from cash, deed, negotiable instrument, and any other matter or any written authenticated evidence that shows existence of transaction and agreement। तो इसका आंसर है 20 का। अगर आप कंफ्यूज हो तो आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बेसिकली any security that is held with the government and has the highest possible rate of interest, ये हो गया बॉन्ड का डेफिनेशन। A contract where the borrower who purchaser pays a series of installment that includes the interest and ये हो गया लोन एग्रीमेंट, ईएमआई का एग्रीमेंट। नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज एनीथिंग दैट रेंजेस फ्रॉम कैश, डीड, negotiable इंस्ट्रूमेंट और फॉर दैट मैटर any written or and authenticated evidence that shows the existence of transaction or agreement, that is my financial instrument। Is strategy that used to minimize the risk and maximize the return, ये हो गया हेज। देखने की भी जरूरत नहीं है। हेज कैप क्या होती है? लोअर कैप, अपर कैप, जनरली इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट में। इंक्रिप्शन मतलब सिक्योरिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो भी करते हैं उसको इंक्रिप्शन बोलते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंश्योरेंस लिया गया रहता है, तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए जो इंश्योरेंस लिया हुआ है वो टर्म इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। डैश डैश इज अ टेक्नोलॉजी वेयर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्ट to the use of electronic computers and other network to execute transaction and transfer। e-cash, digicash, hedge and cap। आपको तो ये सिंपल पता है कि कैप तो नहीं है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। हेजिंग मतलब नहीं है, ठीक है। डिजी कैश और ई कैश, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो डिजी कैश क्या होता है? जो आप एप्लीकेशंस वगैरह में पैसे सेव करके रखते हो ना, जैसे पेटीएम एंड ऑल, वो आपका डिजी कैश हो गया। और ई कैश से बैंक ऑपरेट करती है, फंड ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 23। डैश डैश इज द साइमल्टेनियस परचेस एंड सेल। सिंपल है, साइमल्टेनियस और परचेस और सेल्स आता है ना, तो इसका आंसर सिंपल है, आर्बिट्रेज है। आपको कुछ भी देखना नहीं है। आर्बिट्रेज का मतलब क्या है कि एक जगह बाय करना है, दूसरी जगह सेल करना है, सेम और आइडेंटिकल, टू आइडेंटिकल कमोडिटीज और इंस्ट्रूमेंट। This simultaneous sale and purchase is done in order to take advantages of price variation in two different market। दुबई जाओ, दुबई से गोल्ड खरीदो, इंडिया में बेच दो, सस्ता गिरेगा, ठीक है। अब दुबई में आईफोन है, समझ लो 85,000 को, यहां से दुबई की रिटर्न टिकट है वो 22,000 की है, और इंडिया में आईफोन है 1,10,000 का। तो आपको खर्चा कितना आ रहा है? 1,07,000 में आपको आईफोन आ जा रहा है जाके, और आप बेच सकते हो 1,10,000 में। एग्जाम्पल दिया हूं, ऐसे प्रैक्टिकली होगा नहीं, बट समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24। तो ये कैप हम लोगों ने पढ़ लिया, टर्म इंश्योरेंस पढ़ लिया, हेज भी पढ़ लिया, तो आंसर है आर्बिट्रेज। A guarantee given by a lender that there will be no change in quoted mortgage rate, ये लॉक इन दिख रहा है, फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को अगर लॉक करना है या टाइम पीरियड में कुछ नहीं कर सकते तो वो लॉकिंग हो गया। मैच्योरिटी क्या होती है? जब वो रीपे करने का टाइम आ जाता है। होल्डिंग पीरियड मतलब जब से उसको होल्ड कर रहा है। ड्यू डेट मतलब कब वो ड्यू होने वाला है। तो लॉक इन पीरियड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। इज अ रोड मैप दैट कंपनीज फ्यूचर विजन। सिंपल है, विजन एक रोड मैप रहता है जो
आपका फ्यूचर दिखाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना है, गोल क्या है, एम क्या है, इनके बारे में आप पढ़ लेना एक बार। Question number 26. When two or more companies come together to expand their business operation in newly created entity, ये है merger। सिंपल एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया, वी आई बोल के अभी नया कुछ चल रहा है ना मार्केटिंग, तो दैट इज देयर। थैंक यू एवरीवन फॉर एक्टिवली लिसनिंग। आपको अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करिए कि आपको और क्या चाहिए, और प्लीज मेरे लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।